हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी मिशन 2023 के तहत तैयारी हिंदी मीडियम से। और आज बात करेंगे 28 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से, उनको सबको कवर करेंगे। ये सीरीज मैंने 1 जून 2022 से स्टार्ट किया था। पीछे के सारे वीडियोज़ आपको डेट वाइज मिल जाएंगे प्रीलिम्स फैक्ट्स वाले प्लेलिस्ट में। ज़रूर देखें, बार बार देखें, रिवाइज करें, बहुत हेल्पफुल होगा ये आपके एग्ज़ाम के लिए। और बाकी देश दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं वो भी आपको क्लियर होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स देखेंगे आज हम। प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य में कॉफ़ी संवर्धन और विकास विधेयक 2022 जो आया है। इसके अलावा ये मैगी फैक, संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी, विद्युत उत्पादन क्षमता, फाइब्रीकरण। फाइब्रीकरण के बाद हम लोग देखेंगे इसमें ये मंकी पॉक्स वायरस टीका, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, लाइट माल्टेड अल्बाट्रोस और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, क्रिप्टोजैकिंग। ये सारे 10 पॉइंट्स आज हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कॉफ़ी संवर्धन और विकास विधेयक, प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य हम लोग देख रहे हैं। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, चर्चा में है कि कॉफ़ी संवर्धन विकास विधेयक 2022 कॉफ़ी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2022 वर्ष 1942 के कॉफ़ी अधिनियम की जगह लेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। कॉफ़ी को हिंदी में कहवा बोलते हैं। और इसकी जो नोडल एजेंसी है, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी यूपीएससी, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे होंगे तो पता होगा, चाय पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। नोडल मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। उद्देश्य है कॉफ़ी बोर्ड का आधुनिकीकरण करना, निर्यात को बढ़ावा देना और सकल घरेलू बाजार का समर्थन करना। प्रमुख प्रावधान में इसमें कॉफ़ी बोर्ड के अधिदेश का विस्तार, इसमें अब नियंत्रण, विपणन और बिक्री के नियमित कार्य के अलावा उत्पादन, अनुसंधान, विस्तार और गुणवत्ता सुधार के लिए सहयोग शामिल होगा। श्रमिकों के हित का संरक्षण का भी ध्यान इसमें रखा गया है। इसके अलावा इसमें और देखेंगे हम लोग तो संसाधक इकाइयों की प्रक्रियाओं और पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना। योजना, केंद्र ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कॉफ़ी क्षेत्र के निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी योजना का विस्तार किया है। कॉफ़ी के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो मैप में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एरिया है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है। ठीक है, कूर्ग हो गया, वायनाड, ये पूरा इलाका है। फिर आंध्र प्रदेश और इधर थोड़े बहुत नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, केरला में भी होता है, थोड़ा बहुत तमिलनाडु में भी। तो इसके क्लाइमेट की बात करें तो हॉट और ह्यूमिड 15 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। ड्राई वेदर इज़ नेसेसरी एट द टाइम ऑफ रीपेनिंग ऑफ द बेरीज। रेनफॉल हाई चाहिए, 150 से 200-250 mm। लोकेशन रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ये वाला जो है ना एरिया, कर्नाटका केरला वाला। स्टेट्स में कर्नाटका में सबसे ज़्यादा, फिर केरला, तब तमिलनाडु, तब आंध्र प्रदेश। इंडियाज़ पोजीशन की बात करें तो 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। 65 से 70% इंडिया की जो कॉफ़ी है वो एक्सपोर्ट होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैप में, ये तो दिखाया ही मैंने। ये कॉफ़ी के कुछ टाइप्स हैं, वेराइटीज़ ऑफ कॉफ़ीज़। अरेबिका, ये लिबेरिका, रोबस्टा, एक्सेल्सा। अरेबिका और रोबस्टास आर ग्रोन इन इंडिया। ये वाला और ये वाला, ये दोनों इंडिया में ग्रो होता है। वेराइटीज़ कॉफ़ी के हो गए। ये आप देख सकते हो कॉफ़ी बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये मैक्सिको, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, कोलंबिया, पेरू, ठीक है, इथियोपिया, सुमात्रा, पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है दुनिया में। आगे बढ़ेंगे, ये क्या है तो मल्टी एजेंसी ग्रुप फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉरेन एसेट्स केस, मैगी फैक। विदेशी संपत्तियों संबंधी मामलों की जांच हेतु बहु एजेंसी। विदेशी संपत्ति मामलों की विभिन्न श्रेणियों की समन्वित जांच के लिए प्रवर्तन एजेंसियों का एक अंतर एजेंसी समूह है, जैसे पनामा पेपर, पेंडोरा पेपर, पैराडाइज पेपर, टैक्स हेवन लीक्ड पेपर। इसकी बात करेंगे हम लोग। तो पनामा पेपर्स 2016 वेयर अ मैसिव लीक ऑफ फाइनेंशियल फाइल्स फ्रॉम द डेटाबेस ऑफ मैसेक फोनेसिका, द फोर्थ बिगेस्ट ऑफ शोर लॉ फॉर्म in the world. The documents were leaked anonymously to German newspaper
SZ इसका नाम था, इसमें हुआ था। फिर इसके बाद आया था पैराडाइज पेपर की घटना 2017, लीक डॉक्यूमेंट्स एंड ऑफ लीक डेटा ऑफ शोर एक्टिविटीज़ ऑफ नेशनल लीडर्स, वेल्दी इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। द लीक ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द बर्मुडियन ऑफ शोर लॉ फर्म एप्पलबाई एंड गिवन टू द सेम जर्मन न्यूज़पेपर। फिर उसके बाद ये है पैंडोरा पेपर्स 2021, लीक डॉक्यूमेंट्स incriminating hundreds of global politicians and wealthy elites, showing how this shelters money in offshore accounts, shell companies, and real estate investments. The papers were compiled by the International Consortium of Investigation Journalists, same group which provided Panama Papers and the Paradise Papers, exposing similar dealing. तो इसको देख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बना है एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी, कॉन्टेक्स्ट है भारत द्वारा फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को $2.5 मिलियन का योगदान दिया गया है फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए। इसके विवरण को थोड़ा सा समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी को वर्ष 1949 में लगभग 6 मिलियन फिलिस्तीनी शरणार्थियों वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन को सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के अधिदेश के साथ स्थापित किया गया था। अनुदान केवल स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से है, ये नहीं कि ज़बरदस्ती। भारत की बात करें तो लिंक वेस्ट पॉलिसी के एक हिस्से के रूप में भारत ने 2018 में दोनों देशों को परस्पर स्वतंत्र और अलग मानते हुए इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को डी-हाइफन कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैप, ये सीरिया है, सी ऑफ कैली, गोलन हाइट्स, जॉर्डन रिवर, अम्मान, डेड सी, वेस्ट बैंक, इधर आपको सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इज़राइल, ये गाजा स्ट्रिप है, इजिप्ट, स्वेज नहर, ये मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है ना, स्वेज नहर यहाँ पे, गल्फ ऑफ स्वेज। आगे बात करेंगे विद्युत उत्पादन क्षमता, कॉन्टेक्स्ट है विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि भारत विद्युत उत्पादन क्षमता 2030 तक 820 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। इनमें से 500 गीगावाट विद्युत अक्षय संसाधनों से उत्पादित की जाएगी। हाल ही में टेरी ने डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवहार्य मार्ग के लिए रोड मैप जारी किया था। इस रिपोर्ट को कल के करंट अफेयर्स के जो है मतलब ये इसके बारे में बताऊंगा आपको। COP26 इस पे आपका नोट्स होना चाहिए। भारत ने ऊर्जा को 50% तक कार्बन मुक्त करने और 2030 तक 500 गीगावाट जीवाश्म ईंधन मुक्त उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के अत्यधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की थी। COP26 में भारत को है ये, तो इसको आप देख सकते हो ध्यान से। ये कोल, गैस, हाइड्रो, बायो, न्यूक्लियर, विंड, सोलर, कहाँ से एनर्जी आ रहा है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2019-20 और यहाँ पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एक्सपेक्टेड 2029-30। तो न्यूक्लियर का 32% हो जाएगा ये, और विंड में 17%, सोलर 36%, हाइड्रो 9% यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये कोल का है ना, कोल फिट 32 है, न्यूक्लियर तो 2% ही है, बायो 1% हो जाएगा। यानी कि जो अभी 56% कोयला से हम लोग एनर्जी उत्पादन कर रहे हैं ना, उसको 2030 तक 32% कर देना है। ये यहाँ पे कंपेयर करके पढ़ना आप इसको, मतलब 56 से 32 पे ला देना है इसको, कोयले वाले को। और ये जो 8% है सोलर एनर्जी, इसको बढ़ा के 36 करना है। विंड एनर्जी जो 10 पे है, इसको 17% करना है, टारगेट लक्ष्य किया गया है। और न्यूक्लियर तो वही है 2%। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को 9%, यहाँ पे 14% है, ठीक है। गैस 7%, इसको कम करना है 3% में। तो ये पूरा सीन है, इसको अब समझ लेना अच्छे से। आगे बढ़ेंगे फाइबरीकरण। तो 5G स्पेक्ट्रम नीलामी ने फाइबराइजेशन के संदर्भ में अपेक्षित बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को उजागर किया है। इसके परिभाषा की बात करें तो फाइबराइजेशन ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से रेडियो टावरों को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। फाइबरीकरण 5G सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले डेटा की बड़ी मात्रा में प्रवाह को सुविधाजनक बनाता है।
इससे संबंधित मुद्दों की बात करें तो कम फाइबरीकरण, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान 80 से 90% फाइबराइजेशन की तुलना में भारत में केवल 33% टावर फाइबर मुक्त हैं, जो कि भारत में 5G नेटवर्क के संक्रमण में एक बाधा बन रहा है। कम फंडिंग, भारत को 70% टावरों को फाइबराइज करने के लिए भारी मात्रा में फंडिंग 2.2 लाख करोड़ से अधिक की आवश्यकता है। समाधान, सैटेलाइट आधारित नेटवर्क, ऑन ग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के साथ फाइबराइजेशन पर निर्भरता को कम करने और कारों, जहाज़ों और हवाई जहाज़ और हाई स्पीड ट्रेनों सहित जहाज़ पर उपयोगकर्ताओं को 5G ब्रॉडबैंड सुविधा वितरित करने में मदद कर सकते हैं। सरकार की इस पर क्या इनिशिएटिव है? तो हवाई ऑप्टिकल फाइबर केबल, एरियल ऑप्टिकल फाइबर केबल को स्थापित करना आसान बनाने के लिए इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियम 2016 में संशोधन किया जा रहा है। हालांकि कई राज्य और स्थानीय निकाय ROW नियम को से जो है ये सहमत नहीं है। गतिशील संचार ऑनलाइन पोर्टल, यह ROW की मंजूरी और मुआवजे की मंजूरी को आसान बनाएगा। भारत नेट की बात करें तो 1000 दिनों में हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने की परिकल्पना की गई थी। तो फाइबराइजेशन समझ गए आप। फाइबराइजेशन इज अ कनेक्टिंग रेडियो टावर्स विद ईच अदर वाया ऑप्टिकल फाइबर केबल्स. Optical fiber are a medium of a transfer of a data using light pulses traveling through long standards of thin fiber. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लैडिंग है, ये ऊपर का प्लास्टिक कोटिंग, फिर इसके नीचे ये कोर, फिर ये लाइट रे, ये इसका पूरा प्रोसेस है. It works on the principle of a total internal reflection. The optical cables are designed such that they bend all the light rays inward. मैप के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हो यहाँ पे फाइबराइजेशन. ये इसको आप देखना, वीडियो को रोक के ना, सेकेंडरी, ई बॉन्ड, ये सब क्या होता है इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है. फाइबर रिंग, वी बॉन्ड, ये पूरा यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको. आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे मंकी पॉक्स वायरस का टीका लेकर चर्चा है. तो कॉन्टेक्स्ट है ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने देश में पहली बार मंकी पॉक्स के वायरस स्ट्रेन को पृथक करने में सफलता हासिल की है. वैक्सीन के चरण की बात करें तो वायरस स्ट्रेन का पृथक्करण देश में दवाओं, टीकों और रैपिड डायग्नोस्टिक किट के विकास में तेजी लाने की दिशा में पहला कदम है. वायरस के भारतीय उपभेदों, इंडियन स्ट्रेन्स के जीनोमिक अनुक्रम में विश्व स्तर पर परिसंचारी पश्चिमी अफ्रीकी उपभेद के साथ 85% तक समानता देखी गई है. वायरस के दो प्रकार हैं. मंकी पॉक्स वायरस के दो ज्ञात प्रकार हैं, क्लेड्स. एक जो मध्य अफ्रीका में उत्पन्न हुआ और एक जो पश्चिमी अफ्रीका में उत्पन्न हुआ. वर्तमान विश्व प्रकोप 2022 का कम गंभीर पश्चिमी अफ्रीका क्लैड के कारण फैला हुआ है. ये देख सकते हैं यहाँ पे, सीक्वेंस वायरल एंड होस्ट जीनोम्स, सेलेक्ट वैक्सीन टारगेट बेस्ड ऑन बायो इन्फॉर्मेटिक एनालिसिस. ये प्रोसेस है पूरा. क्लोन वैक्सीन टारगेट्स, एक्सप्रेस प्योरीफाई वैक्सीन टारगेट्स. ये यहाँ से ऐसे देख रहे हो, फ्लो कर रहा है इधर. इसको समझने की कोशिश करना. फिर आप इसके नीचे आओगे तो ये इम्यूनाइज माइस विद वैक्सीन टारगेट, चूहों पे. स्क्रीन इम्यून सेरा फॉर एंटीवायरल एक्टिविटीज़ एंड ऑप्टिमाइज वैक्सीन. उसके बाद आदमियों पे कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स विद सेलेक्टेड फाइनल वैक्सीन कैंडिडेट्स. तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलेगा. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की बात करें, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और प्रचार के लिए भारत में सर्वोच्च निकाय है. यह भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से वित्त पोषित है. ICMR के EOI दस्तावेज में कहा गया है कि मंकी पॉक्स वायरस आइसोलेट्स और शुद्धिकरण, प्रसारण और लक्षण वर्णन के लिए इसकी विधि प्रोटोकॉल पर सभी बौद्धिक संपदा अधिकार और व्यवसायीकरण अधिकार सुरक्षित रखता है. ICMR अनुसंधान एवं विकास के साथ साथ विनिर्माण गतिविधियों के लिए परिभाषित समझौते के माध्यम से अनुभवी दवा, फर्म, वैक्सीन, IVD निर्माताओं के साथ किसी भी प्रकार के गैर अनन्य समझौते करने का कानूनी रूप से हकदार है. लाइट मॉल्टेड अल्बाट्रोस. लाइट मॉल्टेड अल्बाट्रोस आर्कटिक समुद्रों का मूल निवासी एक समुद्री पक्षी है, लेकिन एशिया में पहली बार देखा गया है. इसे रामेश्वरम और आदम के पुल, राम सेतु पर, मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी के आसपास के द्वीपों में देखा गया है. संकेत क्या है? प्रसिद्ध और स्थापित मार्गों और गर्म और
स्थापित मार्गों और स्थलों के दूर पक्षियों के प्रवास के प्रतिरूप पैटर्न को दर्शाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हवा के पैटर्न में होने वाला बदलाव जो है गैर देशी पक्षियों को अन्य क्षेत्रों में ला रहा है। तो IUCN संकट निकट, नियर थ्रेटनेड, यही है बर्ड्स, देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी क्या है? कॉन्टेक्स्ट है भारत HIV पॉजिटिव रोगियों के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में उपयोग की जाने वाली डोल्टेग्रेविर वयस्कों और बच्चों की दी जाने वाली नेविरापिन दवाओं केवल शिशुओं के लिए की कमी का सामना कर रहा है। ये दवाएं CD4 कोशिकाओं की रक्षा करने में मदद करती है और रोग से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखती है। HIV वायरस CD4 एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका T कोशिकाओं पर हमला करता है और HIV के रोगी CD4 की संख्या 200 तक कम हो सकती है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति में CD4 कोशिकाओं की संख्या 500 से 1600 होती है। भारत HIV आकलन 2019 इंडियन HIV एस्टिमेशन 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2000 में HIV के 2000 से मतलब HIV के मामलों में कमी आ रही है। भारत HIV आकलन 2019 इंडिया HIV एस्टिमेशन 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2000 से HIV के मामलों में कमी आ रही है। हाल ही में ल्यूकेमिया से पीड़ित एक अमेरिकी रोगी एक डोनर के स्टेम सेल ट्रांसप्लांट प्राप्त करने के बाद HIV से ठीक होने वाली पहली और तीसरी व्यक्ति बन गई है। HIV इन्वेड्स अ T सेल, ये इसका क्या प्रोसेस है? HIV T सेल, ये देख सकते हो इसको। HIV एंटर्स द सेल, HIV कॉपीज इटसेल्फ इनसाइड द होस्ट एंड डिस्ट्रॉयज इट, फिर ये पूरा प्रोसेस है इसका। आगे बात करेंगे क्रिप्टो जैकिंग। क्रिप्टो जैकिंग एक साइबर हमला है जिसमें एक कंप्यूटिंग डिवाइस को हमलावर द्वारा अपहृत और नियंत्रित किया जाता है। इसके संसाधनों का उपयोग अवैध रूप से क्रिप्टो करेंसी का खनन माइन करने के लिए किया जाता है। क्रिप्टो जैकिंग, ये वर्ड आ जाएगा तो फिर आपको बताना पड़ेगा। इसका भी प्रोसेस है, कैसे होगा ये देख सकते हैं। ये यहाँ से प्रोसेस है कि कंप्रोमाइज्ड वेबसाइट विद क्रिप्टो माइनिंग स्क्रिप्ट एम्बेडेड, क्रिप्टो माइनिंग एंड यूज़र्स, मतलब ये इस तरह का ये स्टेप्स हैं इसके। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो स्टेप्स ये कि द थ्रेट एक्टर कंप्रोमाइज़ अ वेबसाइट कर लेगा, फिर क्या करेगा, वेबसाइट से यूज करेगा, क्रिप्टो निकालेगा, सक्सेसफुली एडिंग न्यू ब्लॉक टू ब्लॉक चेन, द थ्रेट्स एक्टर रिसीव अ रिवार्ड, क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स को लेके ये चर्चा में है। तो ये था बेसिकली 28 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जानने चाहिए अपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए, उसको देखा हमने। मुझे उम्मीद है आपके नोट्स में ये सारे पॉइंट्स होंगे, अगर नहीं है तो प्लीज़ ज़रूर इन्हें शामिल करिए, रिवाइज करिए बार बार। मल्टीपल रिविज़न इज़ द वन ऑफ द बेस्ट फार्मूला टू बिकम सक्सेस इन UPSC एग्ज़ाम। और प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करिए, और वहाँ मैं डेली बेसिस पे MCQs क्वेश्चंस करा रहा हूँ प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, सारे सब्जेक्ट्स का, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब भी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।